Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Myself Tirth. How are you all? Hope so. You all are fine. तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं CA फाइनल पेपर नंबर 4 लॉ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की सेक्शन नंबर 152। तो दोस्तों, हमें प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि मैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज कवर करूंगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 149 कवर की थी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जाएंगे सेक्शन 152। सेक्शन 152 में जो भी सबसेक्शंस है, सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 7 तक, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं ICAI का स्टडी मटेरियल भी है, वहाँ से भी हम सेक्शन 152 कवर करेंगे, लेकिन उसमें अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें दी हुई है, वो आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो नोट्स में समराइज्ड वे में दिया हुआ है, आप उसमें से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, टर्म लिमिटेड टू होल्डिंग ऑफ फर्स्ट AGM। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है उसमें डायरेक्टर्स अपॉइंट करने रहते हैं, तो उसे फर्स्ट डायरेक्टर्स कहा जाता है, और उनकी जो होल्डिंग है उस कंपनी में वो सिर्फ फर्स्ट AGM तक ही होती है। उसके बाद में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इन नटशेल, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनकी टर्म ऑफ होल्डिंग सिर्फ फर्स्ट AGM तक रहती है। उसके बाद में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। नाउ, Articles of Association contains the name of first directors. If not, individual subscribers to MOA are deemed to be directors. In case of OPC, an individual being member shall be deemed to be first director. इसका मतलब यह है कि पहले तो जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है जो कि अपॉइंटमेंट होने वाले हैं, उनका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही होता है। अगर वो नहीं है तो individual subscribers to memorandum of association are deemed to be the directors. Or in case of OPC, an individual being a member shall be deemed to be first directors. सीधी सी बात है, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनके नेम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही होते हैं, वही फर्स्ट डायरेक्टर्स कहा जाएंगे। अगर वो नहीं है तो जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है वो ही डायरेक्टर्स मान लिए जाएंगे। और OPC में जो भी इंडिविजुअल जो कि मेंबर है वो ही मान लिए जाएंगे कि वो डायरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, दैट इज शेयर होल्डर्स टेक अ डिसीजन एंड अपॉइंट डायरेक्टर्स except expressly provided in the Act. Additional or alternate directors can be appointed by BOD if Articles of Association empower board. इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होती है, शेयर होल्डर्स है वो डिसीजन लेते हैं और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होती है और शेयर होल्डर्स ही उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली अगर कोई भी एक्ट में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है कि कोई दूसरी तरीके से भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती है, तो वही मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं, जो सेक्शन 161 है जो हम आगे पढ़ेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट बाय BOD होती है ओनली इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर बोर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड को एम्पावर किया जाता है कि वो एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो उस केस में ये एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में ही होगी, जनरल मीटिंग में नहीं। नेक्स्ट, सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 अलॉटमेंट ऑफ डिन। डिटेल में नहीं किया लिखा है, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखना कि सबसेक्शन 3 अलॉटमेंट ऑफ डिन की बात कर रहे हैं। वो हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे सेक्शन 153 टू 159,
उसमें भी सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 का जिक्र होगा। नाउ सेक्शन 152 सबसेक्शन 4 प्रोवाइडिंग ऑफ DIN and furnishing of declaration by board in DIR form regarding non disqualification। इसका मतलब ये है कि जो भी BOD डायरेक्टर्स होंगे, अगर उनको कोई भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो उनको DIN भी फर्निश करना होगा और एक डिक्लेरेशन भी फर्निश करना होगा जिसमें नॉन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात की होगी। सेक्शन 164 नॉन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 रीड विथ रूल 8 written consent to act as a director. It is submitted by director to company in DIR 2, by company to ROC in DIR 12 within 30 days of appointment. इसका मतलब ये है कि जो भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी में अपॉइंट होना चाहते हैं तो उस केस पे डायरेक्टर को कंपनी को DIR 2 में एक रिटन कंसेंट फाइल करना होगा और वही रिटन कंसेंट कंपनी को ROC में देना होगा DIR 12 में विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। इसके बारे में एक प्रोवाइजो भी लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर an explanatory statement that he fulfills the conditions specified in this act shall be annexed to the notice of general meeting। इसका मतलब यह है कि जनरल मीटिंग के लिए जो भी नोटिस भेजी जाती है शेयर होल्डर्स को, उसमें जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे उसके लिए एक ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल्सो एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट that he fulfills the conditions specified in this act shall also be annexed to such notice। Next, यहाँ पर भी exemption दिया हुआ है, जैसे कि 149 सेक्शन में हमने बात की थी exemption की, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम है। गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी, there is also a common note that such company has not defaulted in filing its financial statements under section 137 or annual return under section 92। Section 152 subsection 6 talks about retirement of directors by rotation. At least 2/3 of the total number of directors are liable to be retired by rotation, upper rounded off, considered who have a longest served in the office, also if appointed on the same day, decided by mutual agreement or by lots. Out of the such 2/3, 1/3 directors shall be retired from office at the first AGM and every subsequent AGM normal runoff. 2/3 is considered to be rotational directors and rest 1/3 is considered to be non-rotational directors. Don't consider independent director and nominee director in calculation of 2/3 rotational directors. In nutshell ये कहा गया है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कहा जाता है और वो रेस्ट जो 1/3 है जो भी रिटायरमेंट नहीं होंगे उसमें कंसिडर किया जाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, रेस्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इनटू 2/3 वो रोटेशनल डायरेक्टर्स कहा जाएगा। तो सच 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विस दिया हुआ है ऑफिस में, और इफ दैट्स नॉट द केस देन इफ अपॉइंटेड ऑन द सेम डे then decided by the mutual agreements or by lots. Out of such 2/3, 1/3 directors shall be retired from the office at the first AGM and every subsequent AGM normal round off. जो अपर राउंड ऑफ और नॉर्मल राउंड ऑफ है वो एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 है, इंक्लूडिंग 2 इंडिपेंडेंट और 1 नॉमिनी डायरेक्टर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर को 2/3 ऑफ कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे 2 and 1, 3 is excluded from such total number of directors, that is 12. So rest comes to 9. 9 का 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स करना होगा, आंसर आएगा 6. 6 का भी 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, that is 2. Now such 2 directors shall be retired from the office at first AGM and every subsequent AGM.
those who have served the longest in the office and also if appointed on the same day then decided by mutual agreements or by lots. Now, suppose यहाँ पे आप कंसिडर करिए कि अगर 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर यहाँ पे 7 होगा तो इंटू 2/3 करेंगे तो 4.667 आंसर आएगा। तो इस केस में अपर राउंड ऑफ करना है तो 4.67 का 5 हो जाएगा, तो 5 का भी 1/3, तो 5 का 1/3 1.67 आएगा। तो उस केस में नॉर्मल राउंड ऑफ तो वो भी 2 ही आएगा। सपोज यहाँ पे 4.33 आंसर आता है तो उस केस में हमें अपर राउंड ऑफ करना है, मतलब उस केस में हमें 5 करना है और 4 नहीं। भले ही 4.33 होगा फिर भी हमें 5 करना रहेगा और 4 नहीं। और इस 1/3 में यहाँ पे सपोज 1.33 आएगा तो हमें 1 करना रहेगा, 2 नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2/3 नंबर ऑफ कैलकुलेशन में हमें अपर राउंड ऑफ करना है और 1/3 कैलकुलेशन में नॉर्मल राउंड ऑफ। अगर यहाँ पे 2/3 कैलकुलेशन में सपोज 4.33 नंबर आंसर आता है तो उस केस में हमें अपर राउंड ऑफ करना है, सो आंसर आएगा 5। और सपोज यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 1.33 आंसर आएगा तो उस केस में हमें 2 नहीं लेकिन नॉर्मल राउंड ऑफ मतलब कि 1 करना रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now, next, section 152, subsection 7, deemed reappointment of retiring directors. If vacancy of retiring director is not filled up and meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall be adjourned till next same day in the next week at the same place and time. In that case, if such day is a national holiday, the meeting shall be adjourned till the next succeeding day which is not a holiday at same time and place. इसका मतलब है कि जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है अगर उनकी प्लेस वैकेंट हो जाती है और अगर वो उस मीटिंग में फिल्ड अप नहीं किया है और मीटिंग ने भी कोई एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया हुआ है कि XYZ डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, तो उस केस में वो मीटिंग एडजर्न्ड होगी टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट सेम टाइम एंड प्लेस। और इफ सच डे इज अ नेशनल हॉलीडे देन द मीटिंग शैल बी एडजर्न्ड till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place. If at the same adjourned meeting also vacancy of the retiring director is not filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to be have reappointed at this adjourned meeting with the immediate effect. इसका मतलब ये है कि जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उनकी वैकेंसी भी फिल्ड अप नहीं की हुई है और मीटिंग में भी कोई एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया हुआ है कि कोई भी XYZ डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो उस केस में जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है वो ही मान लिया जाएगा कि वो रीअपॉइंटेड है एट सच एडजर्न्ड मीटिंग विद द इमीडिएट इफेक्ट। एक्सेप्शंस, ये जो भी 5 एक्सेप्शंस है इसका मतलब ये है कि इस केस में ये भले ही वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हुई है और मीटिंग में भी कोई एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया हुआ है, फिर भी रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा इस सर्टेन 5 केस में। पहला, रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट हैज बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट। इसका मतलब जो भी रीअपॉइंटमेंट है वो फेवरेबली कंसिडर्ड नहीं किया हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर हैज एक्सप्रेस्ड हिज इनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, disqualified for appointment if a resolution special or ordinary is required for his appointment or reappointment and if section 162 is applicable। इसका मतलब ये है कि अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया था लेकिन वो फेवरेबल नहीं आया, सेकंड केस में जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर है उन्होंने ही मना कर दिया कि उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं होना है, थर्ड केस में वो रिटायरिंग डायरेक्टर ही डिस्क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट, फोर्थ केस में अगर अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए होगा तो उस केस में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा और सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ये वीडियो रखते हैं, सेक्शन 152 कवर किया था, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।